ए साइन नहीं ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स फेज डिफरेंस बताने। एक वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में विथ स्पीड 128 मीटर पर सेकेंड। फाइव वेव इन 4 मीटर लेंथ। इक्वेशंस लिखना है वेव का। ट्राई करें तो जरा सा। y इक्वल टू a 10 to the power minus 6 sin 100t plus x by 50 plus 0.5 10 to the power minus 6 cos 100t plus x by 50 फेज डिफरेंस निकालना। एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0.2 वेलोसिटी की वैल्यू 360 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। लैम्डा की वैल्यू 60 मीटर। प्रोबेबल इक्वेशन है, बनाइए ना। बन गए? अजीब सा। मैं बनाऊं? पहले ये कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब हुआ 1.57 और ये 0.57, तो फेज डिफरेंस हो गया 1 रेडियन का। तो 1 रेडियन बोले तो रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो 1 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री ऐसा। या अगर रेडियन में ही करना है तो 1 रेडियन को अप्रॉक्स में पाई बाय 3 रेडियन कह सकते हैं अप्रॉक्स में, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती, डिवाइड बाय 3 तो लगभग 1 ही हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ऑप्शन रेडियन में ही है, 1 रेडियन, 1.25 रेडियन, 1.57 रेडियन, 0.57 रेडियन। अब इसका इक्वेशंस लिखेंगे। y इक्वल टू एम्पलीट्यूड 0.02 2 सेंटीमीटर है तो साइन
ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? तो कह रहे 4 मीटर वेव लेंथ में 5 वेव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव और 5 वेव। इसकी लंबाई 4 मीटर है, इसमें 5 वेव है, तो जो वेवलेंथ हो जाएगा वो 4/5 हो जाएगा लेमडा की वैल्यू। और लेमडा होता है, अब ये लेमडा आ गया तो के आ जाएगा, के इक्वल टू 2π/λ। तो 2π/λ की जगह 4/5, तो 5π/2 ये होगा के की वैल्यू। और ओमेगा आ जाएगा v इक्वल टू ओमेगा/k, v इक्वल टू ओमेगा/k। ओमेगा आ जाएगा v इंटू के, v दिया हुआ 128, के की जगह लिख देंगे 5π/2 और ये हो जाएगा 64 इंटू 5π, 64 तो 325। ठीक है, तो जो इक्वेशंस हो जाएंगे y इक्वल टू 0.02 साइन ओमेगा टी, मतलब 320πt प्लस कि माइनस, क्योंकि ये कह रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शंस, तो माइनस के एक्स, के की जगह 5π/2 इंटू एक्स। एक्स के टर्म में 15.7 है और 7.85 है, तो ये आ रहा है क्या? 7.85 आ जाएगा। 5π/2 की जो वैल्यू होगी 5 इंटू 3.14/2 15, ये बराबर 7.85 आ जाएगा। तो x के जगह में जो भी इक्वेशन है वहाँ पर ये 7.85 है। ओमेगा की जगह 2010 या फिर 1005 है, तो ये देखो 320π का मतलब 320 इंटू 3 बराबर, तो हो जाएगा 320 इंटू 3.14, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 हो जाएंगे, तो बराबर ये 10 इतना आ जाएगा। तो ये ये जो भी इक्वेशन है उसमें यहाँ पर 1005 t और यहाँ पर 7.85 x। अब इसके बेसिस पे आप ये दो लिखिए, ये फेज डिफरेंस और ये। आराम से करेंगे, बनने चाहिए ऐसा। क्या बोले? हाँ मीटर में, ये जो 0.2 है वो मीटर पे दिया हुआ है। क्या बोला आ गया? इसमें कॉस को साइड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? +π/2 मतलब 1.57, तो 1.57 और 0.5 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 1.07 रेडियन। इक्वेशन लिखना है नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ डायरेक्शन है,
डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, लैम्डा 2 पाई मीटर, फ्रीक्वेंसी 1/π हर्ट्ज। इसमें जो भी इक्वेशंस लिखना है वो प्रोबेबल इक्वेशंस लिखना है, क्योंकि वो तो दो ऑप्शन हो सकते हैं ना साइन के हिसाब से, तो इसलिए वो तो ऑप्शंस देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी ऑप्शंस में नहीं लिख रहा हूँ, मतलब आप पाई की वैल्यू जितने भी यहाँ ऑप्शन है वो पाई के टर्म में है, वैल्यू नहीं डला हुआ। एक और जो इक्वेशंस था वो बना क्या था, एम्पलीट्यूड 0.2, वेलोसिटी 360, लैम्डा 60, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा, तो लैम्डा हो गया तो इससे k निकाल लेंगे 2π/60, तो पाई बाई कितना हो गया 30। कौन सा डायरेक्शन था, नहीं पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो -kx/30x, ओमेगा निकालना है, v इक्वल टू ओमेगा बाई के है, तो ओमेगा इक्वल टू v इंटू के, तो 360 इंटू π/30 t, ऐसा। बराबर, इसमें y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, लैम्डा पता है, k की वैल्यू 2π/2π, तो 1 हो गया, ओमेगा की वैल्यू 2πf, तो 1/π, 2 हो गया, तो ओमेगा टी 2t प्लस kx, ठीक है 1x, हाँ ठीक है जाएगा 1। कह रहा है इन साइनोसॉइडल वेव टाइम रिक्वायर्ड फॉर particular point to move from maximum displacement to zero, maximum displacement to zero is 0.17 second, 0.17 second. The frequency of wave is आया, टाइम पीरियड कितना आया 0.68, हाँ तो फ्रीक्वेंसी 1/0.68, 100/68 बराबर है 1.47 हर्ट्ज। टाइम पीरियड 0.68 कैसे आए, T/4 का वैल्यू दिया हुआ है ना। नेक्स्ट सवाल, two sound wave having phase difference 60 degree, then path difference will be, two wave having phase difference 60 degree, then path difference will be,
लैम्डा के टर्म में बताना, वेवलेंथ लैम्डा लेना है। अब ये तो एकदम ही चिल्लर है, फॉर्मूला ही बस पूछा है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशंस होते हैं। फेज डिफरेंस इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, के बोले तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर फेज डिफरेंस को रेडियन में रखना है, कितना 60 डिग्री, तो पाई बाय 3, तो पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स जो जाएगा वो लैम्डा बाय 6। एक और निकाल देंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू, अगर फेज डिफरेंस 30 डिग्री है और अगर फेज डिफरेंस 120 डिग्री है, तो लैम्डा की वैल्यू 4 मीटर लेना है। आ गया? डिग्री बोले तो पाई बाय 6 इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा बोले तो 4 इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स हो जाएगा 1 बाय 3 और 120 डिग्री मतलब 2 पाई बाय 3 इक्वल टू 2 पाई बाय 4 डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 4 बाय 3। अच्छा, 4-5 इक्वेशंस दिया है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वेव को रिप्रेजेंट करेगा, तो कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे? 4-5 इक्वेशंस दिया है, उसमें से बोलेगा कौन सा वेव का इक्वेशन है। तो पहली बात तो कि साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म का इक्वेशन होना चाहिए, दूसरा टर्म की एक्स और टी दो वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं 2 यहाँ लिख देता हूँ, y इक्वल टू ए साइन के एक्स, एक लिख देता हूँ y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक लिखता हूँ y ए कॉस ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी, और तीसरा इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कौन सा इसमें से वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ दिया है। ये तो एक्चुअली में वेव नहीं है, ये किसी वेव का एम्पलीट्यूड है, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। सिर्फ अगर x के टर्म में हो तो हमने बनाए थे स्टैंडिंग वेव, उसमें एक टर्म आया था एम्पलीट्यूड के जगह पे x, जो एम्पलीट्यूड x के हिसाब से वेरिएबल होता था, और ये तो SHM है, तो SHM को वेव कहेंगे। वेव होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट SHM, तो ये SHM है, ये भी वेव, इसको भी वेव नहीं कहेंगे। ये स्टैंडिंग वेव का सिर्फ एम्पलीट्यूड बता रहा है, वेव का इक्वेशन ये नहीं है। इसके साथ कुछ और रहता t का टर्म तो होता है वो वेव का इक्वेशन, बराबर। तो ये दोनों में x भी है और t भी फंक्शन में, इसीलिए ये जो है दोनों के दोनों बोथ इक्वेशंस ऑफ वेव है। तो ऐसा करके लिख लेंगे, आइडेंटिफाई, क्वेश्चंस लिखेंगे, आइडेंटिफाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशंस ऑफ वेव, आइडेंटिफाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशंस ऑफ वेव, आइडेंटिफाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशंस ऑफ वेव। ये सभी बातें भी लिखिएगा साथ में। ये स्टैंडिंग वेव का सिर्फ एम्पलीट्यूड है, इसी में एक और लिख लीजिएगा, वो भी लिख देता हूँ, ए साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये तीसरा भी हो जाएगा वेव का इक्वेशन।
अब एक सिंपल सा सवाल है, y इक्वल टू 4 साइन पाई t/5 माइनस x/9 प्लस π/6। इसके बारे में सब कुछ बताने, मतलब एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, स्पीड, इनिशियल फेज, सब बताने। एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, के, लैम्डा और इनिशियल फेज। निकाल पाएंगे कि मैं बनाऊं? निकाल लिए। एम्पलीट्यूड तो 4 हो गया, वेलोसिटी होता है कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो ये पाई तो सब में, तो 1/5/1/9, 1/5/1/9, तो ये हो जाएगा 9/5। ठीक है, अब यहां से हमको क्या निकालना है? ओमेगा। ओमेगा हो जाएगा π/5। हमको निकालना है k, तो हो जाएगा π/9। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसी का उल्टा 2πf इक्वल टू, तो f की वैल्यू कितना? 0.1। तो टाइम पीरियड 10। लैम्डा 2π/λ कितना हो जाएगा? 18। और इनिशियल फेज π/6। ठीक है, यूनिफॉर्म rope of length L, mass m1। यूनिफॉर्म rope of length L, mass m1 hangs vertically from rigid support, a block of mass capital M, is attached to the free end of the rope, the wavelength of pulse is λ1 at bottom point, λ2 at center point and λ3 at top point of the rope. λ1 at bottom point, λ2 at center point and λ3 at top point of the rope. Find the ratio of λ1 and λ3. Find the ratio of λ1 and λ3. ट्राई करिए तो जरा सा।
बना पाएंगे कि मैं बनाऊं? ट्राई करिए पहले आप। आपको आंसर याद भी होगा तो आप बना नहीं पाओगे, नहीं तो बट आंसर याद जो था वो बता देते फट से। देखिए ऐसा है, मैं बताता हूँ, आप सब लोग ध्यान दें। यहाँ से ये रोप है, यहाँ ये कैपिटल M अटैच्ड है, इस रोप का लेंथ L है और मास M1। तो पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? वेलोसिटी ऑफ वेव अंडर रूट T बाई म्यू। म्यू बोले तो मास पर यूनिट लेंथ, तो अंडर रूट T बाय म्यू के जगह M1 बाय L। M1 लिखेंगे कि M1 प्लस M लिखेंगे? मास में M1 लिखेंगे कि कैपिटल M लिखेंगे कि दोनों का सम लिखेंगे? M1 लिखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो ये L ऊपर चला जाएगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू गया अंडर रूट T L बाय M1 बराबर। अब ये हो गया वेलोसिटी। अब वेवलेंथ, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? वेवलेंथ इक्वल टू v बाय फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाय लैम्डा, हाँ या ना। अच्छा, कोई भी जो वेव यहाँ जनरेट किया गया होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अगर f होगी तो यहाँ आते आते जैसे ऊपर जाएगा तो वजन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा क्योंकि ये सोर्स पे डिपेंड करता है, सेम एट ऑल पॉइंट बराबर। ये बात समझा क्या? फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करेगा, तो जो एक वेव जनरेट कर दी इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर तक कहीं बदलने वाला, चाहे वेव यहाँ हो या वेव यहाँ हो या वेव यहाँ हो या ये वेव यहाँ हो, कहीं पर भी रहे फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होने वाला। जो भी बदलेगा वो वेवलेंथ बदलेगा और वेलोसिटी बदलेगा। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो गया बराबर। अब ये वेलोसिटी में देखेंगे तो आपको L तो कांस्टेंट ही है और M1 भी कांस्टेंट ही है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। बदलने वाला कौन? टेंशन, ठीक है। तो जो लैम्डा है प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा। इस जगह में बॉटम पॉइंट पे अगर टेंशन की बात करूंगा T1 तो वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल mg होगा बराबर। अगर सेंटर पॉइंट पे हम लोग टेंशन की बात करते हैं T2 तो इसका मतलब इसके नीचे का पूरा वजन, तो ये वजन भी आएगा और ये वजन भी आएगा। तो ये कितना आएगा? कैपिटल M प्लस M1 बाय 2, ये हो गया मास इंटू जी बराबर। और इस पॉइंट पे टेंशन की बात करेंगे, टॉप पॉइंट पे टेंशन की बात करेंगे T3, तो वो क्या हो जाएगा? M1 प्लस कैपिटल M इंटू जी। तो टेंशन से बदल रहा है तो इसीलिए वेवलेंथ बदल जाएगा। तो इस जगह का वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इस जगह का वेवलेंथ हमने लैम्डा 2 लिया, इस जगह का वेवलेंथ लैम्डा 3 लिया। तो अगर हम लोग लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 इज टू लैम्डा 3 की बात करें तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू v और v प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, बाकी सब तो सेम ही है, हाँ या ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ, समझ रहा है कि नहीं? मैं ही कर रहा हूँ बस, हाँ। कितने लोगों को समझ रहा है ये सब बातें? ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, टेंशन की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? mg, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो सब में फिर g आएगा, तो g तो हटा ही देते हैं अपन। तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर कैपिटल M इज टू कैपिटल M प्लस M1 बाय 2 इज टू कैपिटल M प्लस M1, ये हो गया रेशियो। अब लैम्डा 1 बाय लैम्डा 3 बोला तो ये बाय ये रेशियो हो जाएगा इस पर्टिकुलर सवाल में, ठीक है। तो ये हुआ फाइनल चीज़। जिस सवाल में बोला है इसमें बोला लैम्डा 1 और लैम्डा 3 का निकालो,
तो हो जाएगा रूट अंडर कैपिटल M बाय कैपिटल M प्लस M1। अब लेमडा 1 बाय लेमडा 2 भी पूछ सकता था, लेमडा 2 बाय लेमडा 3 भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता है। बोलो। Point source emit sound equally in all direction. Point source emit sound equally in all direction. Emit sound equally in all direction in a non-absorbing medium. In a non-absorbing medium. In a non-absorbing medium. 2 point P and Q at a distance of 3 meter and 4 meter from the source. At a distance of 3 meter and 4 meter from the source. 2 point P and Q at a distance of 3 meter and 4 meter from the source. Find the ratio of loudness at point P and Q. Ratio of loudness at point P and Q. Ratio of loudness at point P and Q. निकाल पाएंगे? क्या आएगा? लाउडनेस का फॉर्मूला क्या है? 10 log I by I नॉट। 10 log I by I नॉट। तो लाउडनेस का रेशियो 10 कैंसिल हो जाएगा, log I1 by I नॉट by log I2 by I नॉट। यहाँ से log नहीं, ठीक है। लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर जी। तो लाउडनेस का रेशियो अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा बताइए? क्या है? 3 और 4 है, तो 3 और 4 तो क्या हो जाएगा? 4/3 का स्क्वायर बराबर है ना, तो 16/9। नेक्स्ट hospital use ultrasonic scanner at frequency 4.2 megahertz. 4.2 megahertz. Speed of sound in tissue. Speed of sound in tissue is 1.7 kilometer per second. Speed of sound in tissue is 1.7 kilometer per second. The wavelength of sound is अप्रॉक्स में बताने, निकाल पाएंगे? बस फॉर्मूला ही है, ऐसे ही घुमा फिरा दिया।
आया कितना? देखो दो ही ऑप्शन है, या तो 4 इंटू है या फिर 8 इंटू है। 4 इंटू में भी दो ऑप्शन, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4। -4 10 टू द पावर -4, 4 इंटू 10 टू द पावर -4। मैं बनाऊं? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, वेवलेंथ पूछ रहा है। नेक्स्ट, the temperature at which speed of sound becomes double. The temperature at which speed of sound becomes double as it was at 27 degree. As it was at 27 degree. सभी ऑप्शन डिग्री में है। As it was at 27 degree. 27 डिग्री पे जो वेलोसिटी है उसका डबल वेलोसिटी कौन से टेम्परेचर पे हो जाएगा? तो 54 डिग्री पे नहीं? अच्छा, आ गया? वेलोसिटी एट 27 डिग्री इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस कितना था? रूट लगा दे। T प्लस 273, ऐसा ही कर देते हैं सीधा सीधा। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू √3 गामा RT बाय m, यही था ना? द स्क्वायर रूट ऑफ, तो वेलोसिटी एट 27 डिग्री बाय वेलोसिटी एट t इक्वल टू, इसको v लिखते थे से 2v इक्वल टू यहाँ पर 300 अपॉन t। ठीक है, तो यहाँ जो t आएगा वो केल्विन में आएगा, तो 1/4 इक्वल टू 300 बाय t, तो t की वैल्यू 1200 केल्विन, तो ये हो जाएगा 927 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, a 5.5 meter long string, 5.5 meter long string has mass 0.035 kg, mass 0.035 kg, 0.035 kg, 0.035 kg, tension 77 newton, tension 77 newton. Find the speed of sound, speed of wave on string, speed of wave on string, speed of wave on string. क्या आया? 110 मीटर पर सेकेंड। नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा है। √T/μ। अरे हाँ, मतलब खाली ज्ञान बांटने में दिमाग है, अपने ऊपर दिमाग लगा लीजिए। म्यू की वैल्यू 0.035 बाय लेंथ 5.5, 110 आ जाएगा।
इसको सॉल्व करके 110 आया? क्या ऐसे ही आ गया? अगला सवाल है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा और y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। दिया हुआ है डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस पाई बाई 2। तो जो इक्वेशंस है ये किसका है? पैराबोला का है, सर्कल का है, एलिप्स का है, स्ट्रेट लाइन का है? किसका इक्वेशंस है ये बताना है। पैराबोला, सर्कल, एलिप्स? सर्कल, ठीक है। एक साइन थीटा हो जाएगा और एक कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस वाई बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये सर्कल का इक्वेशन है। अगर ए और बी अलग अलग होता, यहाँ ए होता और यहाँ बी हो जाता, तो वो इलिप्स हो जाता, ठीक है। यहाँ ए और यहाँ बी, ये दोनों टर्म अगर अलग अलग हो जाता तो क्या हो जाता? यही इक्वेशन इलिप्स हो जाता। दोनों सेम है तो यहाँ इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू 1। जब ये सेम हो तो सर्कल हो जाता और ये डिफरेंट हो जाता तो एलिप्स हो जाता। जी नीचे वाला नहीं, ये डेल्टा को रिप्लेस कर दीजिए पाई बाई 2 से। हाँ, ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस पाई बाई 2। तो ये साइन थीटा हो गया ना, इसको थीटा मान लो, ये भी थीटा। तो ए कॉस थीटा और ये ए कॉस 90 प्लस थीटा, मतलब माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन माइनस ए और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वाई अपॉन ए। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग वॉल। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग वॉल minimum distance of reflecting wall from the source to here echo. Consider velocity of sound 330 meter per second. Consider velocity of sound 330 meter per second. इको के बारे में तो जानते ही हैं, वो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जहां पर जाके खड़े होकर आवाज लगाते हैं, तो उधर से आवाज वापस आती है, उसी को कहते हैं इको। यहाँ से ये जा करके रिफ्लेक्ट होकर के वापस आए, तो जाने का डिस्टेंस d है, आने का डिस्टेंस d है, तो टाइम जो लगेगा तो d बाई वी प्लस डी बाई वी, 2d बाई वी, इतना समय लगेगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये टाइम जो है वो ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि मैंने बीट जब पढ़ा रहा था तब बताया था कि आपको, नहीं शायद नहीं बताया था, कि दो मतलब बार किसी भी चीज को, दो अलग अलग चीजों को, कान को डिफरेंशिएट करने के लिए कम से कम उसमें टाइम का गैप 0.1 सेकेंड का होना चाहिए।
मतलब हमारे जैसे आपके जैसे नॉर्मल इंसान का जो मतलब क्षमता है वो है कि 1 सेकेंड में 10 डिफरेंट साउंड को ही ज़्यादा से ज़्यादा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब दो साउंड के बीच का डिफरेंस कम से कम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। डेल्टा टी टाइम इंटरवल जो होना चाहिए कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तो ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे साउंड को, अदरवाइज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी बीट की जो वैल्यू होती है वो 10 से छोटा होना चाहिए, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। 10 से छोटा क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल अगर 0.1 सेकेंड है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बीट, तो इसका मतलब 1/0.1 मतलब 10 से छोटा बीट रहेगा तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसलिए जितने भी सवाल हम बना रहे थे इसमें 4, 5, 2, 3 ऐसा बीट यूज करते थे, 15, 20, 50 बीट यूज नहीं करते थे। ठीक है, 10 से ज़्यादा बीट पॉसिबल मतलब सुनाई हमको नहीं देने वाला, फिर वो हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। तो ये बात आपको पता रहना चाहिए कि दो साउंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो जो d की वैल्यू है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 इंटू v/2। इस पर्टिकुलर सवाल में बोला है, जो कि स्टैंडर्ड ही डेटा है, स्पीड 330, 0.1/2 तो 33/2 मतलब 16.5 मीटर कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये 340 होते हैं स्पीड तो ये 17 मीटर हो जाते हैं, पर आप अप्रॉक्स में यही ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में यही है 16.5 मीटर कम से कम दूर होना चाहिए। 16.5 मीटर को फिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 52 के आसपास आएगा फिट। ठीक है, इतना दूर में रिफ्लेक्टिंग वॉल होना चाहिए, तभी हमको सुनाई देगा इको, अदरवाइज सुनाई नहीं देगा। इसीलिए जो हॉल का साइज जब बड़ा होता है तो इको सुनाई देता है। उसमें क्या होता है, साउंड ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस आ जाता है, ऐसा 3-4 रिफ्लेक्शंस के बाद। और अगर बहुत बड़ा साइज हो कि मतलब 60-70 फीट दूर ऊपर हाइट हो, जैसे ये क्रीड़ा संकुल में है बड़ा सा, वहाँ जाएंगे, अंदर गए कभी तो बहुत ज़्यादा इको होता है। तो इको इसलिए होता है क्योंकि वो हाइट है उसकी। ठीक है, तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के प्रॉपरली सुनाई देता है, मतलब प्रॉपरली तो नहीं देता है, वो एकदम गूंजता है वहाँ ऐसा, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्शन से आते हैं तो फिर मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस ध्यान रहेगा। तो ये हुआ, समझो कि इको का कॉन्सेप्ट। अगला सवाल, the second overtone of OOP has the same frequency. Second overtone of OOP has the same frequency as the first overtone of COP of length L. COP of length L as the first overtone of COP of length L. COP of length L. The length of OOP will be, the length of OOP will be, the length of OOP will be आ गया। COP का लेंथ L है ना, इसका बोला सेकेंड ओवरटोन ना कि फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ COP। तो COP का फर्स्ट ओवरटोन बोले तो कौन सा हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, मतलब 3V/4L की जो वैल्यू है OOP का फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन मतलब ये भी थर्ड हार्मोनिक 3V/2L बराबर। L निकालना है हमको, तो देखिए 3V कैंसिल हो गया, तो जो L की वैल्यू हो जाएगी 4L/2।
इसका मतलब 12। नेक्स्ट, इस टाइप के तो बहुत सवाल करा दिया था ना, तो कराऊं कि आपको, आपके लिए भी छोड़ू कुछ सवाल? छोड़ो ना। लिखेंगे द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस of air column, number of possible natural oscillations of air column in a pipe closed at one end of length 85 centimeter, of length 85 centimeter, of length 85 centimeter। बनाओ तो। बना? कुछ समझ नहीं रहा ना? लगाओ दिमाग, एकदम चिल्लर। आया? 5 इनफाइनाइट, ऑप्शंस में है 0, इनफाइनाइट, 5 और 15। कुछ आया? एक्चुअली में कुछ आ ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चंस याद ही है। बिना वेवलेंथ के अपन कैसे बता पाएंगे? बराबर है। वेवलेंथ मालूम है क्या? सवाल में वेवलेंथ नहीं दिया, या तो वेवलेंथ दे या वेवलेंथ निकालने का कोई ना कोई तरीका दे, क्योंकि कौन सा साउंड है उस पर डिपेंड करेगा ये। बराबर, तो मैंने आधा ही बोला, देखे आप लोग बनाने के मोड में आ गए तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, बनाओ। सवाल को कंटिन्यू करिए। लिखा है वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 1250, फ्रीक्वेंसी 1250 और लेस, मतलब 1250 से छोटा या 1250 तक हो सकता है फ्रीक्वेंसी। तब अब इसके ऑप्शन भी लिख लीजिएगा, 4576, 4576, 4576, 4576। फाइव 6 वेवलेंथ निकाल लिया आपने? वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी ना, तो वेलोसिटी है 340 बाय फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1250। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 34/125। इतना ही छोड़ दे क्या?
सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, इतना तो मीटर हुआ ना। 34 इंटू 100 बाय 125 सेंटीमीटर। 4 जा 5 जा 136 बाय 5, ये हो जाएगा 24 25 24 7.2 सेंटीमीटर लैम्डा। बराबर है, ये वेवलेंथ है। तो जो फ्रीक्वेंसी है कम से कम इतना होना चाहिए, मतलब कम से कम या नहीं ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए, ऐसा है ना, 1250 और लेस। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू ये है तो लैम्डा का मिनिमम वैल्यू ये है, मतलब कम से कम लैम्डा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 27.2 सेंटीमीटर। तो अब लेंथ कितना है 80, कौन सा पाइप है क्लोज्ड, सीओपी, सीओपी है ना, हाँ। तो 85 सेंटीमीटर। तो पहला वाला हो जाएगा लैम्डा बाय 4 पे, लैम्डा बाय 4 बोले तो 27/4, तो 6.75। फिर अगला वाला प्लस लैम्डा बाय 2, तो इसका 3 गुना लगभग 20 हो जाएगा। फिर उसका 3 गुना, नहीं 5 गुना ना, लगभग 32 हो जाएगा। फिर उसका 7 गुना 7 टाइम्स 44 करीब। फिर 9 गुना 56 57। फिर 11 70 लगभग ले लेते हैं। फिर 13 81 82। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। आंसर छः है।